क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट के लिए गणित विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर आ चुका हूं। क्लास 9th मैथ के सिलेबस में जियोमेट्री टॉपिक 50% उसका हिस्सा कवर करता है, यानी गणित विषय का आधा हिस्सा जियोमेट्री दिया हुआ है। जियोमेट्री टॉपिक आपको पढ़ना है, तो जियोमेट्री टॉपिक को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके, जीरो लेवल से स्टार्ट करके हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीक तरीके से सिखाऊंगा कि आपको इस क्लास को पढ़ने के बाद फिर दोबारा जियोमेट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको मैं यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जितनी भी डिफिनीशन बताऊंगा, जितनी भी परिभाषाएं सिखाऊंगा, आप सभी परिभाषाओं को इसी क्लास में याद कर लेंगे। मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो मेरे साथ ही आप सारी डिफिनीशन याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 9th में पढ़ने वाले, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो या हिंदी मीडियम से पढ़ते हो, या आप किसी भी बुक से पढ़ते हो, या मान लीजिए कि एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते हो, या आर.एस. अग्रवाल की बुक से पढ़ते हो, या आर.डी. शर्मा के बुक से पढ़ते हो, इन तीनों बुकों में जितने कॉन्सेप्ट दिए हैं सभी कॉन्सेप्ट का निचोड़ मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। सभी कॉन्सेप्ट को मैं सिखाने वाला हूँ। यह क्लास लगातार एक श्रृंखला में चलेगी। आज हम कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर अगले क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इस तरह सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद से आप आर.एस. अग्रवाल उठा लीजिए, आप किसी भी प्रश्न में फंसने वाले नहीं हैं। ज्योमेट्री के किसी भी प्रश्न में आप फंसेंगे नहीं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट को देखकर मैं इस क्लास को पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए अपने इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी अगर आप कवर कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि सभी बुक को आप कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट की और ज्योमेट्री की क्लास की शुरुआत करते हैं। ज्योमेट्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्यामिति कहा जाता है। ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहा जाता है, ज्यामिति कहा जाता है। और ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बनी है। ज्यामिति कितने शब्दों से मिलकर बनी है, दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक शब्द होता है ज्या, एक शब्द होता है ज्या, और दूसरा शब्द है मिति। पहला शब्द है ज्या और दूसरा शब्द है मिति। ज्या का अर्थ अगर हम देखें तो ज्या का अर्थ दो तरह से हम लगा सकते हैं। ज्या का मतलब होता है भूमि, ज्या का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी। ज्या शब्द का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी, और मिति शब्द का साधारण अर्थ होता है मापन। जियो शब्द का, इसमें भी दो शब्द मिलकर बने हुए हैं। जियो शब्द का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी, और मेट्री शब्द का अर्थ हम लगा सकते हैं मापन से। यानी इस भूमि पर या पृथ्वी पर हमारी आंखों से जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, हमारे सामने, अगल बगल, ऊपर नीचे, जितनी भी वस्तुएं हमारे इन आंखों से दिखाई देती हैं, उन वस्तुओं का कुछ न कुछ आकार होता है। जितनी भी वस्तुओं को हम अपनी इन आंखों से देख पाते हैं, उन सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ आकार होता है। और उन आकारों को समझने के लिए, उन आकारों का मापन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी ज्यामिति, ज्योमेट्री जो टॉपिक है वो हमें क्या सिखाता है, तो हमारे आसपास में जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, उन वस्तुओं का अलग अलग आकार है, और उन आकारों का मापन, उन आकारों के कुछ गुणों के बारे में हम ज्योमेट्री टॉपिक में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास 9th में गणित विषय में जो ज्योमेट्री का टॉपिक है लगभग 50% सिलेबस को कवर करता है। जैसे ज्यामिति में हम लोग किन किन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, या यह कहें कि किन किन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला चैप्टर है रेखाएं एवं कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रेखाएं एवं कोण का, यानी लाइंस एंड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से दूसरा चैप्टर क्या हम लोग पढ़ेंगे,
त्रिभुज का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रेखाएं एवं कोण, यानी लाइंस एंड एंगल्स। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज पढ़ेंगे। यानी तीसरा चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद से सर्कल यानी वृत्त चैप्टर को पढ़ेंगे, और वृत्त चैप्टर पढ़ने के बाद से ज्योमेट्री में कुछ कंस्ट्रक्शन होते हैं, कुछ रचनाएं होती हैं, उन रचनाओं को कैसे बनाया जाता है, उन रचनाओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने पहले टॉपिक रेखा एवं कोण यानी लाइंस एंड एंगल को पढ़ना शुरू करते हैं। और रेखा और कोण को मैं आपको सिखाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, जिससे इस टॉपिक को पढ़ने में आपको आसानी महसूस होगा। उन टॉपिक्स को जानना जरूरी है। अगर इन चैप्टर्स को आप कवर करके इन चैप्टर्स को कंप्लीट खत्म करना चाहते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। वह बेसिक कॉन्सेप्ट है, वह बेस है, और बिना बेस के आप इन टॉपिक के कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले बेसिक, बिल्कुल मैं बताया हूं कि इसको जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो ये 50% यह सिलेबस का हिस्सा है, ऐसे हम पढ़ाएंगे कि आप परीक्षा में कहीं से भी ज्योमेट्री से कहीं से प्रश्न पूछ दिया जाएगा, आप सभी प्रश्नों का आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, तल या पृष्ठ। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तल या पृष्ठ, जिसको इंग्लिश में सरफेस कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये तल या पृष्ठ या इंग्लिश में कहें सरफेस क्या होता है, सरफेस किसे कहते हैं, तो आप जवाब दे दीजिएगा, बताइएगा कि सरफेस क्या होता है। सरफेस की डिफिनीशन, परिभाषा क्या होती है, किसी भी वस्तु का, जैसे मान लीजिए कि ये बुक ही है, इस बुक का यानी किसी भी वस्तु का वह हिस्सा, किसी भी वस्तु का वह हिस्सा जिसको हम लोग छू करके महसूस कर सकते हैं। इस हिस्से को हम छुएंगे तो महसूस कर रहे हैं कि हाँ ये बुक का ऊपरी हिस्सा है, इस हिस्से को छू रहे हैं, इस हिस्से को महसूस कर सकते हैं। यानी किसी भी वस्तु का वह हिस्सा जिसको हम छू करके महसूस कर सकते हैं, वह उस वस्तु का तल कहलाता है। देखिए, अगर हम इस वस्तु को इसको छू कर महसूस कर रहे हैं, तो ये इस वस्तु का तल है, ये अलग बुक है, इस बुक के इस हिस्से को टच करके हम महसूस कर रहे हैं, तो वो इस बुक का तल यानी सरफेस है, ये इस बुक का तल या सरफेस है। यानी कहने का मतलब कि जिस वस्तु के हिस्से को आप छू करके महसूस कर रहे हैं, वह हिस्सा उस वस्तु का तल या सरफेस कहलाता है। जैसे अनेक उदाहरण आपके सामने बना हुआ है, जैसे फुटबॉल की जो गेंद होती है, फुटबॉल या वॉलीबॉल की जो गेंद होती है, तो उसको आप टच करेंगे तो उसका हिस्सा कुछ अलग तरह से होता है, राउंडेड शेप में होता है, वक्राकार होता है, कर्व होता है। उसका जो सरफेस होता है कैसा होता है, कर्व होता है। सरफेस आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी वस्तु का वह हिस्सा जिसको हम लोग छू करके महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा या किसी स्टूडेंट के द्वारा यह धान की जो फसल है, धान की फसल को देखिए कैसे छूते हुए महसूस कर रहा है, वो छूते हुए महसूस कर रहा है, यानी किसको वो टच कर रहा है, उस धान, उस फसल के सरफेस को वो टच कर रहा है। सरफेस यानी उसके तल को स्पर्श कर रहा है। जैसे ये वॉच है, घड़ी है, तो घड़ी का ये सरफेस कहलाएगा, तल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम छू करके महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये गेंद है, तो गेंद का यह तल कहलाएगा। गेंद का क्या कहलाएगा, ये तल कहलाएगा। यानी किसी भी वस्तु का वह हिस्सा जिसे हम छू करके महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी छू करके महसूस कर सकते हैं। इसी तरह का बोर्ड होगा तो सभी जगह समान होगा, समतल के तरह होगा, ठीक है ना।
यहाँ पर टेबल है, टेबल पर देखिए लैपटॉप रखा हुआ है, तो लैपटॉप की जो बटन वगैरह हैं, की वगैरह हैं, उनका सरफेस कुछ अलग तरह का होगा, टेबल का सरफेस कुछ अलग तरह का होगा, लैपटॉप के स्क्रीन की जो ये स्क्रीन है इसका सरफेस कुछ अलग तरह से होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रॉड है इस मार्कर के तरफ, ठीक है, वक्राकार रॉड है, देखिए उसका सरफेस अलग है, वक्राकार है उसका सरफेस, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पर देखिए टाइल्स वगैरह, मार्बल्स वगैरह लगे हुए हैं, उनका सरफेस अलग तरह से होगा। यहाँ पर दीवार पर एक व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है, दीवार का सरफेस अलग तरह से होगा, ठीक है। यानी इस धरती पर जितनी भी वस्तुएं हमारी आंखों से दिखाई दे रही हैं, सभी वस्तुओं का सरफेस अलग अलग तरह का होता है। इस धरती पर यानी हमारी आंखों से जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, सबका सरफेस अलग अलग तरह का होता है। सरफेस की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो आपको याद हो गया होगा कि किसी भी वस्तु का वह हिस्सा जिसको हम टच करके महसूस कर सकते हैं, वह उस वस्तु का तल यानी सरफेस कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला अब कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आज के क्लास लेक्चर में मैं जितने कॉन्सेप्ट अब सिखाने जा रहा हूं और सिखाऊंगा आपको, वे सभी के सभी अनिश्चित यानी अनडिफाइन, उनकी डिफिनीशन पूर्णतः नहीं दी जा सकती है, लेकिन आभासी रूप में बताई जा सकती है। जैसे समतल हो गया, जैसे रेखा हो गई, रेखा के बारे में भी जानते कि अनिश्चित लंबाई होती है, तो अनिश्चित चीज को हम कैसे यहां पर दिखा सकते हैं, उसको बस समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्लेन यानी समतल के बारे में। एक ऐसा तल जो सभी जगह समान हो, जैसे बुक है हमारी, इस बुक के किसी भी हिस्से पर हम जाएं सभी जगह ये बराबर है, यानी यह समतल का एक टुकड़े का उदाहरण हो सकता है। जो ये ऊपर का जो ये हिस्सा लगा हुआ है, यह समतल के एक टुकड़े का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। प्लेन के बारे में, प्लेन क्या होता है, तो प्लेन यानी समतल, यह एक चपटा तल होता है। कैसा तल होता है, चपटा तल होता है, ठीक है ना। आपके सामने एक चपटा तल बना हुआ है, जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड भी कैसा है, चपटा है, चपटा तल है, फ्लैट है, चपटा का मतलब फ्लैट है, मतलब सभी जगह समान है। समतल नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा तल, तल के बारे में हम पढ़े हैं कि किसी भी वस्तु का वह हिस्सा जिसको हम छू करके महसूस कर सकते हैं, वह उस वस्तु का तल कहलाता है। तो मान लीजिए कि हम अगर किसी वस्तु को महसूस कर रहे हैं, उसके तल को महसूस कर रहे हैं, और उसका तल सभी जगह बराबर मिल रहा है, सभी जगह समान मिल रहा है, सभी जगह इक्वल मिल रहा है, तो उस तरह के तल को हम लोग समतल कहते हैं, ठीक है। उस तरह के तल को हम लोग क्या कहते हैं, समतल कहते हैं। तो समतल क्या होता है, तो यह एक चपटा तल होता है, समतल एक चपटा तल होता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, जिसमें लंबाई तथा चौड़ाई होती है परंतु मोटाई नहीं होती है। समतल जो होता है, जो ये ऊपरी वाला हिस्सा है जिसको हम टच करके महसूस कर रहे हैं, यह समतल का एक एग्जाम्पल है। इसमें मान लीजिए कि इसको हम लंबाई कर रहे हैं, तो लंबाई और चौड़ाई होती है, कोई मोटाई या ऊंचाई नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि समतल के इस हिस्से को हम टच करके महसूस कर रहे हैं, तो ये लंबाई में हो गया, ये चौड़ाई में हो गया, और ये मोटाई में, मोटाई में कहाँ हमारा हाथ टच हो पा रहा है, यानी समतल में दो ही चीज़ें पाई जाती हैं। ये समतल का एग्जाम्पल है, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, तो देखिए इसमें दो ही चीज़ें, लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई नहीं पाई जा रही। ऊंचाई अब जैसे इससे ऊंचाई पर हम जाएंगे तो हमारा हाथ इससे अलग हो जाएगा, ठीक है ना, यानी इसको हम कहाँ टच करके महसूस ही कर पाएंगे। यानी समतल में दो चीज़ें महसूस कर सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई। और समतल होता कैसा है, तो फ्लैट फिगर यानी चपटा तल होता है, ठीक है, इसी तरह दिखने वाला होता है, और इसको चारों दिशाओं में अनिश्चित लंबाई तक फैलाया जा सकता है। समतल क्या है, एक चपटा तल है, एक ऐसा तल है जिसको चारों दिशाओं में अनंत लंबाई तक, अनिश्चित लंबाई तक, यानी अनडेफिनिट लेंथ तक उसको क्या कर सकते हैं हम लोग,
फैला सकते हैं। लिखा हुआ है कि इट इज ए फ्लैट सरफेस, यानी समतल का सरफेस कैसा होता है? फ्लैट होता है, ठीक है ना। विच हैव बोथ लेंथ एंड विड्थ, मतलब इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, दोनों चीजें पाई जाती हैं, लंबाई और चौड़ाई। बट नो थिकनेस, लेकिन कोई मोटाई नहीं पाई जाती है। समतल सभी जगह उसका तल समान होता है, सभी जगह उसका तल क्या होता है? बराबर होता है। ये समतल का उदाहरण है। इसको चारों दिशाओं में, इस दिशा में भी, इस दिशा में भी, इस दिशा में भी इंडेफिनिट लेंथ तक हम लोग फैला सकते हैं। इसमें पाया क्या जाता है? तो लेंथ यानी LENGTH लेंथ, और ब्रीथ BREADTH, जिसको इसको लंबाई कहा जाता है और इसको चौड़ाई कहा जाता है। एक समतल में दो चीजें पाई जाती हैं, लंबाई और चौड़ाई, वो भी कैसी? अनिश्चित। कि समतल एक ऐसा तल होता है जिसको चारों दिशाओं में अनंत तक फैला होता है, ठीक है। चारों दिशाओं में हम अनंत तक फैला सकते हैं, यानी यह चारों दिशाओं में अनंत तक फैला हुआ है। तो सपोज करिए कि अब हम इतना में ही इसको कैसे बना सकते हैं, समतल को इतना में ही हम कैसे बना सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि आज की क्लास में हम जिन डिफिनीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिन परिभाषाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अनडिफाइन है, ठीक है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आभास करा सकते हैं आपको कि समतल क्या है? एक ऐसा तल जो सभी जगह समान हो, और कहाँ तक हो तो ये निश्चित ही नहीं है। इस दिशा में कहाँ तक? निश्चित ही नहीं। इस दिशा में कहाँ तक फैलाएंगे? निश्चित ही नहीं। इस दिशा में कहाँ तक फैलाएंगे? निश्चित ही नहीं। किसी भी दिशा में कहाँ तक फैला सकते हैं? निश्चित ही नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है कि उसका तल सभी जगह बराबर होगा, ठीक है, कहीं जाकर वो ऊबड़ और खाबड़ नहीं होगा, ठीक है, सभी जगह बराबर रहेगा। ज्योमेट्री में जितनी भी परिभाषाएं होती हैं, जितनी भी डिफिनीशन होती हैं, या जितनी भी आकृतियां होती हैं, सभी आकृतियों को ज्यामितीय आकृति कहा जाता है। यानी ज्यामिति चैप्टर में आप जितनी भी आकृति देखेंगे उन सभी को ज्यामितीय आकृति बुला सकते हैं। अगर बिंदु के बारे में मैं पूछूं तो बिंदु क्या है? तो बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है। समतल अभी हम पढ़े हैं, तो समतल क्या होता है? तो एक लाइन में कह सकते हैं समतल एक ज्यामितीय आकृति होती है। समतल क्या है? एक ज्यामितीय फिगर होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, ठीक है ना। यानी बिंदु क्या होता है? तो बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी न कोई लंबाई, न कोई चौड़ाई और न ही उसमें मोटाई पाई जाती है। बिंदु एक ऐसा ज्यामितीय आकृति होता है जिसमें कोई लंबाई, कोई चौड़ाई और कोई मोटाई नहीं पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि वो सभी जगह बराबर रहने वाला एक समतल मैं लिया हूं, समतल एक लिए हैं, और समतल पर ये डॉट आपको दिखाई दे रहा है। एक डॉट लगा दीजिए, एक ऐसा डॉट लगाइए जिसकी न कोई लंबाई निश्चित हो, न ही चौड़ाई हो और न ही उसकी कोई मोटाई हो। न लंबाई, न चौड़ाई और न ही मोटाई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। पॉइंट किसी भी आकृति का सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। अब आप सोचेंगे कि पॉइंट होता क्या है? तो पॉइंट लोकेशन को दिखाता है, किसी भी स्थिति को दिखाने के लिए होता है। स्थिति को दिखाने का मतलब कि सपोज करिए कि यह एक समतल का टुकड़ा है, यह एक समतल का टुकड़ा है और आपका घर इस पॉइंट पर है। मान लीजिए कि आपका ए अल्फाबेट से नाम है, आपका घर इस स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिए, इस बिंदु से आपके घर का लोकेशन दे दिया गया। आपके एक सहपाठी का घर यहाँ पर है, तो उसको अलग बिंदु से उसके घर का लोकेशन दे दिया गया, उसके घर की स्थिति दे दी गई। और एक आपका अलग फ्रेंड है, उसका घर यहाँ पर है, तो उसके घर की स्थिति, लोकेशन यहाँ पर पॉइंट से दिखाया जा रहा है। यानी पॉइंट कार्य क्या करता है? लोकेशन यानी स्थिति को दिखाने का कार्य करता है, किसी भी स्थिति यानी पोजीशन को दिखाने का कार्य करता है, ठीक है। यानी बिंदु क्या होती है? तो बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है
देखिए बिंदु को हम समतल पर बना ले रहे हैं, तो बिंदु को ये भी कह सकते हैं कि बिंदु एक समतलीय आकृति है, मतलब समतल पर भी बनने वाली आकृति है। ठीक है, बिंदु एक समतलीय आकृति होती है, यानी प्लेनर फिगर। समतलीय आकृति को इंग्लिश में प्लेनर फिगर भी कहते हैं। ठीक है ना, तो यानी बिंदु एक समतलीय आकृति भी होती है, समतल पर बनने वाली आकृति भी होती है, जिसकी न कोई लंबाई होती है, न तो चौड़ाई होती है और न ही मोटाई होती है। ठीक है ना, ए पॉइंट इज ए प्लेनर फिगर, यानी एक पॉइंट क्या होता है, प्लेन पर बनने वाला फिगर होता है, विच है नाइदर लेंथ, मतलब कोई भी लंबाई नहीं, नॉर ब्रिड्थ, मतलब कोई भी चौड़ाई नहीं, और नॉर थिकनेस, मतलब कोई भी मोटाई नहीं। यानी बिंदु क्या होता है, तो बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी न कोई लंबाई होती है, न ही उसकी चौड़ाई होती है, न ही मोटाई होती है। बिंदु किसी भी लोकेशन को दिखाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, किसी भी स्थिति को दिखाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पर तमाम स्थितियों को। आपका पहला चैप्टर है रेखा एवं कोण। ठीक है, तो रेखा एवं कोण, रेखा की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। रेखा एक ऐसा फिगर होता है जो असंख्य अनिश्चित बिंदुओं से मिलकर बनता है, यानी असंख्य अनिश्चित बिंदुओं को, कई बिंदुओं को जब हम आपस में इकट्ठा कर देंगे, छोटे छोटे कई बिंदुओं को, जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु, ऐसे ही कई बिंदुओं को हम जब इकट्ठा करते जाएंगे, छोटे छोटे असंख्य बिंदुओं से मिलकर रेखा का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, रेखा क्या होता है, तो रेखा असंख्य अनिश्चित बिंदुओं से मिलकर रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, रेखा के बारे में, रेखा एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जो असंख्य अनिश्चित बिंदुओं से मिलकर बनती है, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है। जब असंख्य बिंदु मिलकर रेखा का निर्माण कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी लंबाई भी अनिश्चित होगी, जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि उसकी लंबाई कितनी होती है। ठीक है, निश्चित नहीं होती है। ठीक है ना, यानी रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। क्यों अनिश्चित होती है, क्यों, क्योंकि वह असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, यानी बिंदु कभी समाप्त ही नहीं होने वाले हैं, उतने बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, तो रेखा भी कभी समाप्त नहीं होगी। यानी रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती, रेखा में कोई चौड़ाई नहीं पाई जाती है, रेखा में सिर्फ और सिर्फ उसकी लंबाई पाई जाती है। रेखा में क्या पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई पाई जाती है। यानी रेखा, लाइन एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है, लाइन एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जो असंख्य छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनती है। ठीक है, और जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती। अगर रेखा में आपसे पूछ दिया जाए कि क्या रेखा में कोई चौड़ाई पाई जाती है, कोई मोटाई पाई जाती है, तो नहीं, रेखा में क्या पाया जाता है, लेंथ पाया जाता है। स्मॉल एल से इसको दिखाते हैं। ठीक है ना, लेंथ पाया जाता है, ब्रिड्थ यानी चौड़ाई नहीं पाई जाती है। हाइट कहें या थिकनेस यानी मोटाई कहें, टी से भी दिखाते हैं इसको, TH से। ठीक है ना, यानी थिकनेस भी नहीं पाया जाता है, या उसमें कोई हाइट नहीं होती है, उसमें कोई चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है ना, यानी रेखा एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसमें अनिश्चित लंबाई पाई जाती है। ठीक है ना, यानी ए लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट मतलब ग्रुप है। ठीक है, पॉइंट्स का क्या है, एक सेट है, ग्रुप है, जिससे रेखा तैयार हुई है। दैट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शन। यानी रेखा एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसको दोनों दिशाओं में असंख्य लंबाई तक हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी फैला सकते हैं। ठीक है ना, यानी रेखा के बारे में आप समझ पा रहे होंगे कि रेखा एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है। देखिए, रेखा को जब भी बनाएंगे तो रेखा को बनाने के लिए देखिए यहाँ पर एक तीर बना दिया जाता है और इधर तीर बना दिया जाता है। यह तीर क्या बताता है, यह तीर आपको यह बताएगा कि इसको इस दिशा में अनंत तक बढ़ाना है। ठीक है ना, यह अनंत तक गई हुई है। ठीक है, रेखा अनंत तक गई हुई है, तो उसको हम यहाँ पर पूर्णतः तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आभासी रूप से हम लोग रेखा को बना दिए हैं सीखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये क्या होगा, ये
रेखा हो गई आपकी, ठीक है। यानी रेखा बिंदुओं का वह समूह है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तृत होता है। रेखा बिंदुओं का एक ऐसा समूह है जो दोनों दिशाओं में अनंत लंबाई तक फैला होता है, ठीक है ना, अनंत लंबाई तक विस्तृत होता है। रेखा में कोई अंत्य बिंदु नहीं होता। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये रेखा कहीं ना कहीं जाके समाप्त हो गई होगी, नहीं, इसमें कहीं भी समाप्ति वाला बिंदु नहीं पाया जाता, जिसको इंड पॉइंट कहते हैं। हिंदी में उसको अंत्य बिंदु कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? उसको अंत्य बिंदु कहा जाता है, इंड पॉइंट। रेखा में कोई भी इंड पॉइंट नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग रेखा का प्रकार पढ़ते हैं कि रेखा कितने प्रकार की होती है। तो रेखा का सबसे पहला प्रकार होता है सीधी रेखा, जिसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। एक ऐसी रेखा जो सदैव सीधी दिशा में चले, और जिस दिशा में चले तो वह बार बार अपनी दिशा को चेंज न करे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक रेखा है और देखिए इधर बी की दिशा में वो जा रहा है और इधर ए के दिशा में जा रहा है, और जब इसको हम एक्सटेंड करेंगे, फैलाएंगे, तो कभी भी सीधी रेखा अपनी दिशा को चेंज नहीं करती है। सीधी रेखा की यह खासियत है, सीधी रेखा का यह गुण होता है कि वह कभी भी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, अपनी दिशा को चेंज नहीं करती। सीधी रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तृत होती है। विस्तृत मतलब फैली होती है। सीधी रेखा दोनों दिशाओं में कहाँ तक? अनंत तक फैली होती है, विस्तृत होती है। सीधी रेखा में कोई अंत्य बिंदु यानी कोई इंड पॉइंट नहीं होता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इधर जाके कहीं किसी दिशा में समाप्त हो जाएगा या इस दिशा में आगे बढ़ के कहीं समाप्त हो जाएगा। वो कहीं पर इंड नहीं होने वाला है, कहीं पर समाप्त नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तथा दोनों दिशाओं में अनंत लंबाई तक फैलाने पर कभी भी अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं करती। मतलब रेखा जो सीधी रेखा होती है उसको अनंत तक आप फैलाते जाइए, कभी भी वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। अगर वो अपने डायरेक्शन को चेंज करने लगेगी तो उसे हम सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन नहीं कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे वक्र रेखा यानी कर्व लाइन कहेंगे। देखिए ये दिशा चेंज कर रही है, यह इस दिशा में जा रही है और इसकी दिशा देख रहे हैं कि इधर जा रही है, ठीक है। यानी कर्व लाइन जो सर्प जो चलता है, जैसे यह कर्व लाइन का उदाहरण है। सर्प की जो गति होती है, स्नेक का जो मोशन होता है, वह कैसा होता है? वक्राकार होता है। कैसा होता है? वक्राकार होता है। वक्राकार का कहने का मतलब यह है कि वक्राकार में एक ऐसी रेखा होती है जो बार बार अपने डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। जैसे मान लीजिए कि इस समय इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, अगर इस दिशा में ध्यान दें तो इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन ये घूम इधर जा रही है। इस दिशा में नीचे की तरफ आ रही है तो इसको नीचे की तरफ ही जाना चाहिए, लेकिन फिर घूम जा रही है यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए घूम जा रही है। बार बार अलग अलग डायरेक्शन दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन सीधी रेखा में डायरेक्शन सीधा रहता है। अगर ऐसे भी रहेगा तो सीधा रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो वक्र रेखा दोनों दिशाओं में अनंत लंबाई तक फैलाने पर बार बार अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। यानी अगर वक्र रेखा को अनंत तक हम फैला देते हैं, अनंत तक तो रेखा फैली ही रहती है, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग इसको आभासी रूप से सीख रहे हैं, ठीक है, आभासी रूप से इसकी परिभाषा को जानने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वक्र रेखा क्या है कि यह अपनी स्थिति को बार बार चेंज कर रही है, ठीक है ना। और सीधी रेखा कैसी थी? तो सीधी रेखा देखिए कि जो दोनों दिशाओं में सीधे जाए, कभी अपने डायरेक्शन को चेंज ना करे। अगर उसको हम इस डायरेक्शन में भेज रहे हैं और इस डायरेक्शन में, तो इधर भी वो आगे तक जाएगी, इधर भी ये आगे तक बढ़ती जाएगी, ठीक है। यानी रेखा क्या होता है? तो रेखा असंख्य और अनिश्चित बिंदुओं से मिलकर बनता है, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है। रेखा में कोई चौड़ाई नहीं पाई जाती है, रेखा की कोई मोटाई नहीं होती है, ठीक है ना। रेखा में केवल और केवल क्या पाई जाती है? लंबाई पाई जाती है। वो अभी कैसी लंबाई पाई जाती है? अनिश्चित लंबाई पाई जाती है। यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है वह टेढ़ी मेढ़ी रेखा का बना हुआ है, जिसको इंग्लिश में जिग जैग लाइन कहा जाता है। इंग्लिश में जिग जैग लाइन कहा जाता है। जिग जैग लाइन
यानी जिग जैग मोशन होता है, जो ब्रश वगैरह ऐसे जिग जैग मोशन ब्रश करते हैं, जिग जैग मोशन, ठीक है ना। जिग जैग लाइन यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा। यानी रेखा का 3 प्रकार हम लोग सीख लिए हैं, एक हो गई सीधी रेखा, एक हो गई वक्र रेखा, एक हो गई टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम पॉइंट के पास आते हैं। पॉइंट में अब सीखने वाली चीज ये है कि बिंदु के बारे में आपको पता चल गया होगा कि बिंदु कैसी आकृति है। तो बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी न कोई लंबाई, न कोई चौड़ाई और न ही उसकी कोई मोटाई होती है, ठीक है ना। उसमें कोई थिकनेस नहीं होती है, कोई लेंथ नहीं होती है, कोई ब्रिड्थ नहीं होती है, ठीक है ना। वो क्या दिखाता है, किसी न किसी पोजीशन को दिखाता है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई एक बिंदु बना दूं, तो बिंदु को सदैव ज्योमेट्री में यानी ज्यामिति में अंग्रेजी के बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। यानी कहने का मतलब कि इस लोकेशन को जब भी हमें बताना रहेगा तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर से हमें दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि इसको कह दिए कि यह एक पॉइंट यम है, यहाँ पर कह दिए कि यह एक पॉइंट पी है, यहाँ पर एक पॉइंट यस है, यहाँ पर एक पॉइंट क्यू है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ए दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक पॉइंट पी दिख रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट बी दिख रहा है। जैसे सीधी रेखा के बारे में, यहाँ पर जो सीधी रेखा है, तो ये सीधी रेखा देखिए, यहाँ पर कहीं एक पॉइंट ए है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, दिखाया हुआ है, और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दिखाया हुआ है। ज्योमेट्री में, ज्यामिति में जब भी किसी पॉइंट को दिखाया जाएगा तो सदैव अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है। और जब भी हम रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, जैसे ए बी, अगर मान लीजिए कि एक रेखा है तो हम लिखेंगे ए बी और इसके ऊपर एक रेखा का चित्र बनाना पड़ेगा, तब ये कहलाएगा कि ये एक रेखा है। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बी ए और ऊपर रेखा बना दीजिए तो बी ए रेखा हो जाएगी। यानी इसको हम ए बी रेखा पढ़ें या बी ए रेखा पढ़ें, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। यानी दोनों ही दिशा में उसको अनिश्चित दूरी तक जाना ही जाना है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर बी पर समाप्त हो जा रहा है तो हम ये नहीं लिख सकते हैं कि बी के तरफ ये नहीं जा सकता है, ठीक है। ये तीर यानी ये एरो बता रही है कि इस दिशा में भी ये आगे तक जाएगा और इस दिशा में भी ये आगे तक जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रेखा का ही एक प्रकार होता है जिसको कहते हैं किरण, यानी रेज कहा जाता है। रेज यानी किरण क्या होती है, तो किरण एक ऐसी रेखा होती है जो किसी एक निश्चित बिंदु से निकलती है, किसी एक निश्चित पॉइंट से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से पॉइंट ओ से एक रेखा निकल रही है जो ए के दिशा में अनंत तक जा रही है, मतलब ये रेखा जो निकल रही है ए के दिशा में अनंत तक चली जाएगी। ये वाली जो रेखा निकली है यानी ये जो किरण निकली है ये बी के दिशा में अनंत तक चली जाएगी। ये वाली जो किरण निकली है ये सी की दिशा में अनंत तक चली जाएगी। यानी कहने का मतलब किरण, यानी किरण क्या होता है, तो किरण एक ऐसी रेखा होती है जो किसी निश्चित बिंदु से स्टार्ट होती है, शुरू होती है, ठीक है, और अनंत दूरी तक जाती है। यानी इसमें भी अनडेफिनिट मतलब अनिश्चित लंबाई पाई जाती है। किरण में भी कैसी लंबाई पाई जाती है, अनिश्चित लंबाई पाई जाती है, ठीक है ना। यदि किरण को केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जाए, या यह कहें कि यदि रेखा को केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जाए तो उसे किरण कहते हैं। अगर कोई रेखा है, मान लीजिए कि यहाँ से रेखा की शुरुआत कर रहे हो, एक ही दिशा में हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो ये किरण का निर्माण करता है, किरण बन जाता है। किरण में एक अंत बिंदु होता है, किरण में एक क्या होता है, अंत बिंदु होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इनिशियल पॉइंट होता है। मतलब कहाँ से वो निकला हुआ है उसको इनिशियल पॉइंट को अंत बिंदु भी कह सकते हैं या उसको प्रारंभिक बिंदु भी कह सकते हैं। मानते हैं कि यहाँ से प्रारंभ हुआ है, बिंदु ओ से प्रारंभ हुआ है, तो इसी बिंदु को हम लोग इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु भी कह सकते हैं या अंत बिंदु भी कह सकते हैं। हमें ये नहीं पता है कि इधर से रेखा कहाँ तक गई हुई है, आकर यहाँ पर समाप्त हो जा रही है, यानी इसको अंत बिंदु भी समझ सकते हैं, या यह समझे कि यहीं से रेखा की शुरुआत हुई है और अनंत तक वो गई हुई है, अनिश्चित लंबाई तक वो गई हुई है, ठीक है ना। यानी रेखा का सभी प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं।
अब तक जितने हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सभी कॉन्सेप्ट अनडिफाइन है, मतलब सभी की परिभाषाएं डिफाइन नहीं किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। जैसे समतल है तो एक ऐसा तल है जो अनिश्चित लंबाई तक उसको हम फैला सकते हैं, जो सभी जगह बराबर होता है, ठीक है। अब समतल पर ही सभी आकृतियां बनती हैं, तो समतल पर बनने वाली जो पहली आकृति है, बिंदु के बारे में पढ़े हैं। बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी न कोई लंबाई, न कोई चौड़ाई और न ही उसकी कोई मोटाई होती है। लेकिन अगर कई बिंदुओं को हम आपस में इकट्ठा करें, एक स्थान पर उनका ग्रुप तैयार करें, तो उस ग्रुप से एक रेखा का निर्माण होता है, ठीक है। रेखा भी कई तरह की होती हैं। एक होती है सीधी रेखा। सीधी रेखा एक ऐसी रेखा होती है कि जो दोनों दिशाओं में फैले लेकिन अपनी डायरेक्शन यानी अपनी दिशा को कभी चेंज न करे, वह सीधी रेखा कहलाती है। सीधी रेखा के बाद से एक कर्व लाइन होती है जो सर्प जैसे चलता है, समुद्र की लहरें जैसे चलती हैं, ठीक है ना, यानी सदैव दिशा को बदलते हुए चलेगा, लहरते हुए झूमते हुए चलेगी, वह रेखा कर्व लाइन कहलाती है। और एक लाइन होती है जिग जैग लाइन होती है, जो चलेगी तो सीधा ऊपर जाएगी, फिर नीचे चला आएगा, फिर सीधा ऊपर जाएगा, फिर नीचे चला आएगा, यानी डायरेक्शन को बार बार वो भी चेंज करता रहता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह बेसिक का क्लास आपको समझ में आया होगा।